Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 9th of January. तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं. आज हम बात करेंगे बिल्किस बानो केस के बारे में. रीज़न बीइंग बिल्किस बानो केस में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है. लास्ट ईयर जो 11 कॉन्विक्ट्स जो थे इस केस के उनको रिलीज़ किया गया था. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है और उन सभी कॉन्विक्ट्स को ये कहा है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें. क्या ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्ट्राइक डाउन किया है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे. एंड देन वील टॉक अबाउट पेरीग्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्राइवेट कंपनीज का मिशन मून पे भेजा गया है, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, जो है पेरीग्रीन. क्या है ये पेरीग्रीन, इसकी डिटेल्स हम देखेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया. इससे बहुत सारे चैलेंजेस जुड़े हुए हैं. क्या है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जो रिकवरी रेट है वो डिक्लाइन होती जा रही है, जिसके चलते ये बहुत ज़रूरी है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को ओवरहॉल किया जाए, कुछ चेंजेस लाए जाएं. तो उसकी डिस्कशंस हम यहाँ पे करेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट जीआई टैग. रिसेंटली बहुत सारे जीआई टैग्स दिए जा रहे हैं. क्या होता है जीआई टैग, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट सर्जिकल केयर इन इंडिया. व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सर्जिकल केयर. These are few topics that we are going to discuss in this particular video. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल बिल्किस बानो केस से जुड़ा हुआ है. एक बहुत बड़ा अपडेट आया है बिल्किस बानो केस में. ठीक है. नाउ द न्यूज़ सेज, आज की हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट क्वैशेस द रिलीज ऑफ 11 कॉन्विक्ट्स इन बिल्किस केस. बिल्किस केस के अंदर 11 कॉन्विक्ट्स को रिलीज़ कर दिया गया था. उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया है. डिटेल्स ये हैं दैट सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द रिमिशन ग्रांटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट टू द 11 कॉन्विक्ट्स. तो बिल्किस बानो केस में जो 11 कॉन्विक्ट्स थे उनको गुजरात गवर्नमेंट ने रिमिशन दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है. नाउ इससे पहले कि हम इसकी डिटेल्स को देखें, सबसे पहले समझते हैं कि बिल्किस बानो केस है क्या. नाउ बिल्किस बानो केस, इट्स अ ट्रेजेडी जो कि फरवरी 2002 में हुई, जब गुजरात के अंदर साबरमती ट्रेन को जलाया गया. एंड इवन 59 कार सेवर्स दे वर किल्ड इन द ट्रेन. जिसके बाद गुजरात में दंगे शुरू होते हैं, एक बहुत बड़ा वायलेंस का आउटब्रेक होता है. और इसी दौरान बिल्किस बानो, जो कि उस टाइम पे 5 मंथ प्रेग्नेंट थे, शी फ्लेड फ्रॉम हर विलेज. वो अपने विलेज से भागते हैं विद हर 3.5 years old डॉटर. और अपने साथ उनके 15 और फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे जो कि अपना गांव छोड़कर भाग रहे थे. और इस दौरान 20 से 30 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया. एंड बिल्किस, उनकी मदर और इवन द अदर वीमेन, दे वर रेप्ड एंड दे वर ब्रूटली असॉल्टेड. Only Bilkis and a man and her 3-year-old daughter survived that attack. जिसके बाद ये जो बिल्किस बानो का जो एक केस है, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी सीबीआई को दी. इस केस में कुछ हुआ ये कि 2004 में जो एक्यूज थे उन्हें अरेस्ट किया गया. और इससे पहले जो ट्रायल था वो पहले गुजरात में हो रहा था, लेकिन उसके बाद गुजरात से इस ट्रायल को शिफ्ट किया गया महाराष्ट्र में, बिकॉज वहाँ पे बिल्किस को काफ़ी डेथ थ्रेट्स और इवन ये भी इंडिकेशन थी कि एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग हो सकती है. तो इसीलिए इस केस को गुजरात से शिफ्ट करके महाराष्ट्र में दिया गया. एंड 2008 में जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट थी, उन्होंने 11 एक्यूज लोगों को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई. और क्योंकि दे हैड द चार्जेस ऑफ रेपिंग अ प्रेग्नेंट विमेन, मर्डर एंड अनलॉफुल असेंबली. ठीक है. जिसके बाद इवन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में इस डिसीजन को, उनकी कन्विक्शन और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के डिसीजन को अपहेल्ड किया था. एंड इवन 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस को 50 लाख रुपीज़ की कंपनसेशन भी अवॉर्ड की थी. लेकिन फिर क्या होता है, फिर लास्ट ईयर 2022 में जो ये कॉन्विक्ट्स थे इनको रिलीज़ कर दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द कॉन्विक्ट
वो गुजरात हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें रिमिशन दी जाए, उनके सेंटेंस को, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस था, उन्हें रिमिशन दी जाए। ठीक है, हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने इस प्ली को डिसमिस कर दिया था और उन्होंने कहा कि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है। गुजरात एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है जो आपको रिमिशन दे सके। आपका जो फैसला है ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिया था, तो कायदे से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो आपको रिमिशन ग्रांट करे। लेकिन फिर क्या होता है, जो कॉन्विक्ट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्ली करते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं कि देखिए जी, हमारे 15 साल पूरा हो चुके हैं सज़ा के, हमें रिमिशन मिलनी चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट गुजरात गवर्नमेंट को ये कहता है कि ये क्या इशू है रिमिशन का, आप इसके बारे में देखिए। और इसे लेकर गुजरात गवर्नमेंट एक कमेटी बनाता है और वो कमेटी ये डिसीजन लेती है कि इन सभी कॉन्विक्ट्स को, बिल्किस बानो केस के जितने भी कॉन्विक्ट्स हैं, उनको रिमिशन दे दी जाए, उनको रिलीज कर दिया जाए। और यही आज न्यूज़ आई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गुजरात गवर्नमेंट की कमेटी का डिसीजन था कि उन सभी 11 कॉन्विक्ट्स को रिलीज़ किया जाए, उनको रिमिशन दी जाए, इस डिसीजन को क्वैश कर दिया है, इस डिसीजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया है और सभी कॉन्विक्ट्स को ये बोला है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें। रीज़न बीइंग, ऐसा क्यों किया? रीज़न ये है कि गुजरात गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो कॉन्विक्ट्स की रिमिशन एप्लीकेशन को कंसिडर करे और उनके सेंटेंसेस को रिड्यूस करे। क्योंकि ये जो केस है ये गुजरात से ट्रांसफ़र होकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास चला गया था। अगर रिमिशन का केस देना है या नहीं देना है, इसका डिसीजन गुजरात नहीं लेगा, इसका डिसीजन महाराष्ट्र लेगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो CRPC है उसके अंदर सेक्शन 432 ये कहता है कि जो कॉन्विक्ट है वो अपनी रिमिशन की एप्लीकेशन दे सकता है। किसे? उस गवर्नमेंट को जहाँ पे उनकी केस का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र में है, तो इसीलिए रिमिशन की जो एप्लीकेशन है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए, ना कि गुजरात के पास। गुजरात में ऑफेंस हुआ था लेकिन जो जुरिसडिक्शन है वो महाराष्ट्र में हुई थी, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये अधिकार था कि वो रिमिशन दें या नहीं दें। गुजरात का यहाँ पे जो फैसला लिया गया है वो सही नहीं है, उनके पास ऑथराइजेशन ही नहीं है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द हेडलाइन ऑफ द टुडेज न्यूज़पेपर सेज दैट प्राइवेट इंडस्ट्री लीड्स US फर्स्ट मून लैंडिंग सिंस अपोलो। ठीक है, तो US का 1972 में अपोलो मिशन के बाद अब एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने अपना लूनर लैंडर जो है वो भेजा है। तो प्राइवेट इंडस्ट्री मून के ऊपर लैंडिंग करवाने वाली है, जो कि US का पहला प्राइवेट मिशन होगा। लेकिन अगर हम मून की बात करें तो ये US का सेकेंड मिशन होगा। इससे पहले 1972 में अपोलो मिशन आया था। अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बिकॉज प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है वो किसने बनाया? लॉन्च व्हीकल का नाम है वल्कन सेंचुर। वल्कन सेंचुर। और ये बनाया किसने है? ये बनाया है ULA ने, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का वल्कन सेंचुर ने एस्ट्रोबॉटिक्स का पेरिग्रीन लूनर लैंडर जो है वो कैरी किया। अब ध्यान से सुनो, क्या है ये रिडल? क्या है? हमारे पास एक कैरियर होता है ना, तो कैरियर का नाम क्या है? वल्कन सेंटोर। इस वल्कन सेंटोर ने पेरिग्रीन का लूनर लैंडर जो है वो लॉन्च किया है। और ये जो पेरिग्रीन है ये किस कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है एस्ट्रोबॉटिक्स ने। और ये जो वल्कन सेंटोर है ये किसने बनाया है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने। ठीक है, तो जो भेजा क्या है? भेजा है पेरिग्रीन। और भेजने वाला लॉन्च व्हीकल क्या था? वल्कन सेंटोर। ठीक है, तो अब एस्टिमेटेड ये है कि 23 फरवरी के अराउंड ये जो पेरिग्रीन है ये मून के मिड लैटिट्यूड रीजन में पहुंच जाएगा, जिसे साइनस विस्कोसिटासिस कहते हैं। याद रखेंगे, साइनस विस्कोसिटासिस, साइनस याद रखिएगा। ठीक है, साइनस विस्कोसिटासिस मून का वो मिड लैटिट्यूड वाला एरिया है जहाँ पे US का पहला प्राइवेट मून मिशन
जिसमें कि पेरिग्रीन को भेजा गया है मून के ऊपर, ये वहाँ पे लॉन्च, यहाँ पे लैंडिंग करेगा। मून का ये जो साइनस विस्कोसिटासिस है, इसको वे ऑफ स्टिकीनेस भी कहते हैं। देखो विस्कस होता है ना, विस्कस, स्टिकी, ठीक है, तो इसको बे ऑफ स्टिकीनेस भी कहते हैं या फिर साइनस विस्कोसिटासिस भी कहते हैं। यहाँ पे पेरिग्रीन 23 फरवरी के अराउंड लैंड करेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ना हमने ये क्यों बोला अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि देखो इससे पहले जापान की एक कंपनी लास्ट ईयर हाकुतो आर मिशन के थ्रू कोशिश कर रही थी मून पे लैंड करने का, लेकिन वो कंपनी अनसक्सेसफुल रही थी। जापान एक पहला ऐसा कंट्री था जिनके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था मून पे, लेकिन वो जो मिशन था वो अनसक्सेसफुल रहा। हाकुतो आर मिशन सक्सेसफुली लैंड नहीं हुआ था, जिसके बाद अब यूएस का पेरिग्रीन मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करना चाहता है। एंड इससे भी पहले इज़राइल ने भी अटेम्प्ट किया था कि वो मून के ऊपर लैंडिंग करें। एक प्राइवेट कंपनी थी इज़राइल की, लेकिन बेयर शीट नाम था इस मिशन का, वो भी क्रैश हो गया था। जिसके बाद अब ये यूएस का पहला ऐसा प्राइवेट मिशन है पेरिग्रीन के थ्रू जहाँ पे वो मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखें ये दोनों ही, इवन पेरिग्रीन जो लैंडर है और जो लॉन्चर है वल्कन रॉकेट, ये दोनों ही प्राइवेट स्पेस कंपनीज ने बनाया है। और यहाँ पे नासा का हमारे पास एक मिशन आता है, कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज मिशन। ये इनिशिएटिव है नासा का, जिसमें वो प्राइवेट स्पेस सेक्टर को इन्वॉल्व करके अपने आर्टेमिस प्रोग्राम को पूरा करना चाहते हैं। Now Artemis program is kind of a returning of US when it comes to moon in a big way, ठीक है। तो अब अगर ये ऐसा हो जाता है, अगर जो आपका पेरिग्रीन है ये मून पे पहुंच जाता है, तो ये ऐसा पहला मिशन होगा जिसमें कि एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट मून की सतह पर पहुंचेगा। इससे पहले इजराइल भी फेल हो गया है, जापान भी फेल हो गया है, एंड लेट्स सी यूएस का पेरिग्रीन 23 फरवरी पे के दिन मून पे लैंड करता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे जीआई टैग्स के बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। अब देखें जीआई टैग बहुत न्यूज़ में है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली लाल चींटियों से बनी हुई एक चटनी को जीआई टैग मिला था। क्या नाम था उस चटनी का? हाँ, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। द नेम ऑफ द चटनी वॉज सिमलीपाल काई चटनी, ठीक है। तो उसी के साथ साथ अभी हाल ही में 17 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के जिनको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जीआई टैग्स होते क्या हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो जीआई टैग या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कह लीजिए एक तरह का नाम है या फिर साइन है जो कि कुछ प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन को बिलोंग करते हैं, एक खास एरिया है, वहाँ से इन प्रोडक्ट्स का ओरिजिन हुआ है, तो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ये टैग दिया जाता है, ये साइन दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चाय पीनी है तो दार्जिलिंग की चाय हो, दार्जिलिंग टी हो, साड़ी हो या सिल्क की साड़ी है तो कांजीपुरम साड़ी की हम बात करते हैं, कांजीपुरम सिल्क की हम बात करते हैं। तो मतलब किसी खास जियोग्राफिकल एरिया की एक खास प्रोडक्ट को एक खास रिकॉग्निशन देने के लिए ये जीआई टैग्स दिए जाते हैं। तो इससे होता क्या है जियोग्राफिकल इंडिकेशन से कि जिस एरिया को जीआई टैग दिया गया है, मतलब दार्जिलिंग टी नाम वही यूज़ कर पाएंगे जो दार्जिलिंग में बनी हुई चाय दे रहे हैं। दार्जिलिंग में लगे हुए चाय के बागानों से जो पत्तियां आ रही हैं उन्हीं के लिए दार्जिलिंग टी टर्म यूज़ हो सकती है, किसी और के लिए नहीं। तो ये जियोग्राफिकल टेरिटरी को एक खास आप कह लीजिए कि एक ऑथराइजेशन मिल जाती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने की, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता, या फिर उसका जो नाम है, वो जो खासपन है, वो कोई और इमिटेट नहीं कर सकता। दैट इज़ द मेन रीज़न। एक चीज़ आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, वो ये है कि ये जो जीआई टैग्स दिए जाते हैं ये 10 साल के लिए वैलिड रहते हैं। मतलब 10 साल के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो उसी जियोग्राफिकल एरिया की विशेषता रहेगा, कोई और इसे कॉपी नहीं कर सकता। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, आपके प्रीलिम्स में पीटी में ऐसे स्टेटमेंट बन के आ सकती है
जब हम लीगल फ्रेमवर्क्स देखते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहले तो एक्ट आता है जीआई का, जीआई या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। आप इसे शॉर्ट में जीआई एक्ट भी बोल सकते हैं। 1999 में ये एक्ट आता है जो कि हमें ये प्रोविजंस देता है जिससे कि प्रोडक्ट्स को जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ओरिजिनेट करते हैं उनको रजिस्टर किया जाए और उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। ठीक है, अब हमारे पास वर्ल्ड वाइड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एग्रीमेंट हुआ है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्स। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा ट्रिप्स के बारे में। क्या होता है ट्रिप्स? ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये उसकी गाइडलाइंस उसके अंदर ही आता है। हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे किसी चीज़ के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। इट इज़ इन लाइन विद WTO's ट्रिप्स। सिमिलरली हमारे पास एक पेरिस कन्वेंशन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको पता है। एवरीबडी नोज अबाउट WTO ट्रिप्स। आपको पेरिस कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि जहाँ इसमें भी किसी भी चीज़ को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसे एक्नॉलेज किया जाता है, तो उसी के थ्रू जो हम GI टैग्स देते हैं ये पेरिस कन्वेंशन के आर्टिकल्स के अंडर भी आता है। नेक्स्ट, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए जो ये रजिस्ट्री होती है ना प्रोडक्ट्स की, यह किसके अंडर होती है? दिस इज डन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड यहाँ पे GI गुड्स की रजिस्ट्री करता है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर रिगार्डिंग GI टैग्स। नेक्स्ट, आज के पेपर में एक बड़ी अच्छी बात आई है GI टैग के बारे में, विच टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट। ठीक है, इंडिया में वो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा GI टैग्स हैं? आपको पता होना चाहिए, द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास 61 GI टैग्स हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फूड हैं, कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को मिलाकर कुल 61 ऐसी आइटम्स हैं, ऐसे गुड्स हैं तमिलनाडु के जिनको GI टैग दिया गया है, विच इज़ दी हाईएस्ट। ऐसी स्टेट जिसके पास हाईएस्ट GI टैग हो वो कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है हमारे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 56 GI टैग्स हैं और तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटका विद 48 एंड देन केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड सो ऑन। आपको टॉप 3 पता होने चाहिए, विच इज़ तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो GI टैग्स देते हैं इनकी 5 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर, सेकेंड इज़ फूड स्टफ, थर्ड इज़ हैंडीक्राफ्ट्स, 4 इज़ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड द फिफ्थ वन इज़ द नेचुरल आइटम्स। ठीक है, और आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा GI टैग्स जो हैं, तकरीबन 285 GI टैग्स इंडिया में जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स को दिए गए हैं, पता होना चाहिए आपको। और सेकंड नंबर पे आते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स जिनको कि GI टैग दिए गए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इंडिया में 500 से ज़्यादा GI टैग्स दिए जा चुके हैं। हर स्टेट के पास अपना खुद का एक GI टैग होता है। आप मुझे बताएं, आप जिस भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी जो स्टेट है वहाँ पे कौन कौन से GI टैग्स हैं, प्लीज़ डू राइट अबाउट इट। अगर बहुत सारे हैं तो कुछ फेमस 3 ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप बंगाल के हैं तो वहाँ के रसगुल्लों के बारे में ज़रूर आप लिखिए। अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब में वो कौन से आइटम है जिसे GI टैग दिया गया है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है वहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC का जिक्र है। ठीक है, वैसे भी रिसेंटली RBI ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की थी इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, और वहाँ पे भी इंडिया के अंदर जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसे समराइज़ किया था। और कुछ चैलेंजेस जो हैं जो हमारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड फेस कर रहा है, इनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया। इवन अगर आप आज का भी आर्टिकल देखेंगे तो इसकी हेडलाइन क्या है, देखिए, इट सेज दैट इट इज़ टाइम फॉर अ लार्ज स्केल ओवरहॉल ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड।
क्यों ज़रूरत है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ओवरहॉल की, क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या, ठीक है। देखिए, इसे 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कोशिश ये थी कि इंडिया के अंदर जो क्रेडिट कल्चर है हमारा, उसे थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स आते हैं हमारी इकोनॉमी में, उन्हें किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, तो उसे लेकर लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कह लीजिए कि ये हमारे इंडिया का बैंक्रप्सी लॉ है। इसमें जितने भी ऐसे लॉज थे जो कि किसी कॉरपोरेट पर्सन के ऊपर अप्लाई होते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई होते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल पे अप्लाई होते हैं, जब भी इंसॉल्वेंसी या फिर बैंक्रप्सी का केस आता है, उन सब को कंसोलिडेट कर दिया गया इनटू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। अब इससे पहले कि देखो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है और बैंक्रप्सी क्या होता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी वो स्टेट होती है जब एक इंडिविजुअल के ऊपर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटीज़ मतलब उन्होंने पैसे देने हैं किसी के, ठीक है। उनकी लायबिलिटीज़ उनके एसेट से बढ़ जाए, उनके एसेट्स की जो कीमत है उससे ज़्यादा उनकी देनदारी हो जाए जिनके पैसे उन्होंने वापस करने हैं, सो दैट कंडीशन इज काइंड ऑफ इंसॉल्वेंसी। लायबिलिटी इज मोर देन द वैल्यू ऑफ देयर एसेट। तो ऐसे केस में उनके पास वो उतना कैश ही नहीं है जिससे कि वो अपने लोन्स चुका पाएँ या फिर जो पेमेंट्स उन्होंने करनी है वो दे पाएँ, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी। एसेट हैं, एसेट की कीमत कम है लेकिन जो लायबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अब बैंक्रप्सी कब होती है? बैंक्रप्सी वो कंडीशन है जिसे हम कहते हैं दिवालिया निकल गया, ठीक है। कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, वो लीगली डिक्लेयर कर दें कि भाई वो किसी भी तरह से अपने लोन्स, अपने बिल्स, अपनी पेमेंट्स नहीं कर सकती, हमारा तो जी दिवालिया निकल चुका है। दैट कंडीशन इज बैंक्रप्सी, ओके। अब इसमें क्या है, हमारे पास आया IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसकी कोशिश क्या थी कि भाई इंडिया के अंदर अब ऐसा ना, ऐसे तो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को लोन देने से डरेंगे कि कल को इसने पैसे वापस नहीं किए तो हम क्या करेंगे। ऐसा ना हो, इंडिया के अंदर जो क्रेडिट कल्चर जो है वो इम्प्रूव हो सके, बिजनेस इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो सके, इसके लिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आया, जिसने ये कहा कि हम एक प्रॉपर टाइम बॉन्ड फेज में, एक प्रॉपर टाइम के अंदर जो इंसॉल्वेंसी की जो रेजोल्यूशन है वो हम करेंगे। जिनको पैसे, जिन्होंने दिए हुए हैं पैसे, उनको हम रेजोल्यूशन करके हम उनको पैसे वापस देंगे थ्रू IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है। याद रखेंगे कि इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे 2016 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो सभी रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करता है जिससे कि इंडिया में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की रेजोल्यूशन हो सके। क्या क्या रेगुलेशंस हैं उनको ये बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है। कौन रेगुलेट करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें कुल 10 मेंबर होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर। कहाँ कौन कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड RBI। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है? ज्यूरिस्ट कंपनीज के ऊपर लीगली कौन ज्यूरिस्डिक्शन करेगा, एजुकेट कौन करेगा? तो आंसर है NCLT, विच इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इनकी ज्यूरिस्डिक्शन है कंपनीज के ऊपर, ठीक है। एंड सिमिलरली डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आ जाता है हमारे पास, जिनकी इंडिविजुअल्स के ऊपर ज्यूरिस्डिक्शन बनती है। अब कोई अगर पार्टनरशिप फर्म है, उनके केस में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आता है जो कि इंसॉल्वेंसी के केसेस को सॉल्व करता है। नाउ कमिंग डाउन टू द मेन पर्सपेक्टिव, अब हम बात क्या कर रहे हैं? आर्टिकल कह रहा है कि ये टाइम आ गया जी कि हमें हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को ओवरहॉल करना होगा। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज कुछ दिक्कतें हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो रिकवरी रेट है ना, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर 2019 से 2023 तक देखा जाए तो 43% से रिकवरी रिड्यूस होकर कहाँ पर आ चुकी है, 32% पे आ चुकी है। रिकवरी रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब इसका मेन रीज़न क्या है? एक तो रीज़न है जो जुडिशियल बेंच की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत लिमिटेड है। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हमारे पास जजेस की शॉर्टेज होगी तो इससे क्या होगा, जो केसेस हैं उनकी प्रोसीडिंग में उतना फास्ट नहीं हो पाएगा और रेजोल्यूशन का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। एंड देन एक और चीज़ हमारे पास आ रही है कि डिफ़ॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन करने में ही बहुत डिले हो रहा है। अब जब डिफ़ॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो रिकवरी रेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है हमारे पास कि जो रिकवरी रेट्स जो हैं वो यहाँ पे कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले जो एवरेज टाइम था वो था 324 डेज के बीच में जो रेजोल्यूशन है वो हो जाता था, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो गया है, 653। ठीक है, और इस आईबीसी कोड में स्टिपुलेट किया गया था कि 330 दिनों के बीच बीच में जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की रेजोल्यूशन है वो हो जानी चाहिए, लेकिन ये बढ़कर कितना हो चुका है, 653। तो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन टाइम जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अगेन इसके भी अगर हम कॉजेज़ देखें तो इसका सबसे बड़ा कॉज क्या है कि जो आईबीसी की एडमिशन स्टेज है, प्री एडमिशन स्टेज, वो ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पहले 2019 में तकरीबन 450 दिनों के बाद जो एडमिशन है वो हो जाता था आईबीसी के अंदर, और अब 650 दिन लग रहे हैं। तो प्री आईबीसी एडमिशन का जो इनिशियल स्टेज है वहीं पे बहुत बार डिले आ चुका है, जिसके चलते जो रेजोल्यूशन टाइम जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। नाउ दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जिसके चलते इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो एम है वो उसे प्रॉपरली अचीव नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इंडिया के अंदर सर्जिकल केयर की क्या कंडीशन है। आप देखें इस आर्टिकल का टाइटल देखें, इट सेज दैट हाउ सर्जिकल केयर इन इंडिया इज अ निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जब हम इंडिया के अंदर पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सर्जिकल केयर वहाँ पे निग्लेक्ट हो रही है। इसके कारण क्या है, इसके कॉजेस क्या है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे, ये हम समझेंगे। एग्जैक्टली इंडिया के अंदर सर्जिकल केयर का स्टेटस क्या है, क्या कंडीशन है, और हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए जिससे कि इंडिया में सर्जिकल केयर की जो कंडीशंस हैं, जो स्टेटस है, वो इम्प्रूव हो सके। नाउ ये पूरा टॉपिक हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि आपके जीएस पेपर 2 में हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हेल्थ के अंदर इंडिया की सर्जिकल केयर का स्टेटस का चैलेंजेस उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड और इंडिया के अंदर सर्जिकल केयर का स्टेटस क्या है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सर्जिकल केयर इन द वर्ल्ड, ग्लोबली, और इंडिया में क्या स्टेटस है। तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्लोबली 5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास सर्जरी का एक्सेस नहीं है, जो कि अफोर्डेबल सर्जरी, सेफ सर्जरी और सही टाइम पे सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास एक्सेस नहीं है, ऐसे दुनिया भर में 5 बिलियन लोग हैं। और इनमें भी, इन 5 बिलियन लोगों में भी 1/5 ऑफ द पीपल, those who have no access to surgeries, they live in India. Now यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो सर्जिकल केयर है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। इसीलिए दुनिया भर के 1/5 लोग ऐसे जो सर्जरीज जो एक्सेस नहीं कर पाते वो इंडिया में है। ठीक है, अब देखिए इसे लेकर आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास आया कि जो लैंसेट कमीशन ऑन ग्लोबल सर्जरी है, इन्होंने अपनी स्टडी की है, और इनकी स्टडी ने हमें 2 चीज़ें दी हैं। सबसे पहले दे टॉक अबाउट न्यूजीलैंड ओवर हियर। अब न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर हर 1 लाख लोगों में 5000 सर्जरीज होती हैं।
हर 1 लाख लोगों में 5,000 सर्जरीज हो रही हैं न्यूजीलैंड में, जहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। ओके, अब यहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जहाँ पे पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, वहाँ पे हर 1 लाख लोगों में जो सर्जरीज हैं वो कहीं पे 166 हैं और कहीं पे 3646 सर्जरीज हैं। ये डिफरेंस कैसे आ गया? आप जानते हैं इंडिया में अलग अलग एरियाज़ हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़, पावर्टी के अलग अलग लेवल्स हैं। तो इंडिया में कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे हर 1 लाख लोगों में आपको 166 सर्जरी मिलेंगी, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं बेहतर से बेहतर जहाँ पे 3646 सर्जरीज़ हैं। अब आइडियली ये माना जाता है कि अगर हमें यूनिवर्सली जो सर्जिकल डिजीज़ का बर्डन है अगर दूर करना है, तो हर जगह स्पेशली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हर 1 लाख लोगों में 5,000 सर्जरीज़ होनी चाहिए, और इंडिया में ये सर्जरीज़ कम है, जो कि हमें ये शो करते हैं कि इंडिया के अंदर सर्जिकल केयर का जो एक्सेस है वो अभी उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। और जब हम इस पर्टिकुलर इशू में थोड़ा और डीपर डिग करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सिचुएशन नहीं है कि इंडिया के अंदर ही सर्जिकल केयर का जो एक्सेस है वो कम है। जितने भी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ हर कंट्री में ऐसा ही ट्रेंड है कि सर्जिकल केयर का जो एक्सेस है वो कम है। अब अगर हम प्रॉब्लम्स देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे एडल्ट्स इंडिया में हैं जो कि सर्जरी अफोर्ड नहीं कर पाते, जो उनका बेसिक राइट है ट्रीटमेंट का, और उस ट्रीटमेंट में अगर सर्जरी इंक्लूड होती है तो सर्जरी को एक तरह की लग्जरी देखा जाता है। एंड दे आर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स अराउंड द इंडिया, रिगार्डलेस कि उनकी कंडीशन कितनी सिवियर है, कि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं, दे आर नॉट एबल टू गेट सर्जरी बिकॉज इट इज़ ट्रीटेड एज अ लग्जरी। तो एक्सेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे एक रीजनल डिस्पैरिटी भी है। 90% of the rural Indians they do not have the access to surgery when required। मतलब अगर जिस टाइम पे सर्जरी की ज़रूरत है, सही टाइम पे सर्जरी की फैसिलिटीज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। असेसिबिलिटी इसका एक बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग तो सही टाइम पे हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच पाते, कहीं पे रोड नेटवर्क उतना डेवलप्ड नहीं है या फिर व्हीकल्स उतने मौजूद नहीं हैं, तो जिसके चलते असेसिबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। अब इसे लेकर तो जो लैंसेट कमीशन है वो रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट 80% पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए जिनके 2 घंटों के बीच में, मतलब उनके घर से 2 घंटों के बीच की दूरी के अंदर सर्जिकल केयर जो हो वो वहाँ पे प्रेजेंट हो। फिर एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उतना मैन पावर भी नहीं है, उतने सर्जन्स, और सर्जन्स के साथ अब देखो सर्जरी होगी तो एनेस्थीसिया भी लगेगा, तो जो एनेस्थीसिया लगाने वाले डॉक्टर्स हैं उनका प्रेजेंस। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया के ऐसे हिस्से हैं, ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, ज़िले हैं जहाँ पे आपको सर्जिकल मैन पावर जो है वो उतनी नहीं मिल पाती। मोस्ट ऑफ द सर्जन्स, गुड सर्जन्स, वो अपने आप को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या फिर Tier 2 सिटीज़ और टाउन्स में ही रहते हैं। तो मैन पावर एक बहुत बड़ा इशू है। सेकेंड थिंग इज़ कॉस्ट। अब सर्जरी को परफॉर्म करना, ठीक है, कहाँ पे आप रह रहे हैं, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर भी सर्जरीज़ की पेमेंट करना, अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड देन एक और चीज़ है कि जो सर्जिकल केयर है उसकी क्वालिटी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वो डिटरमाइन करेगी कि अगर सर्जरी की क्वालिटी अच्छी होगी ओनली देन सर्जरी के सेफ आउटकम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड इसीलिए ये सारे वो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके चलते हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सर्जरीज़ नहीं करवा पाते, जिनको सर्जिकल केयर नहीं मिल पाती। इवन रिसेंटली भी इंडिया की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, वहाँ पे भी सर्जिकल केयर के ऊपर उतना खास ख्याल, उतना खास ध्यान नहीं दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा जो करंट सर्जिकल सिस्टम है इसमें जितने भी सिस्टमेटिक गैप्स हैं उनको प्लग इन किया जाए, छोटे छोटे प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स बनाए जाएं जहाँ पे सर्जरीज़ हों, रूरल सर्जन्स जो हैं उन्हें अपॉइंट किया जाए ताकि इमरजेंसी के केसेस में, ट्रॉमा केयर के केसेस में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे सर्जन्स अवेलेबल हों,
ठीक है। सो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि इंडिया के अंदर सर्जिकल केयर की एसेसिबिलिटी को हम इंक्रीज़ करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।